नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम एनसीईआरटी की जो 8th क्लास की ज्योग्राफी है उसका 4th चैप्टर पढ़ेंगे, कृषि। और जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि भारत के अंदर परमाणु संयंत्र किन स्थानों पर हैं। भारत में परमाणु संयंत्र कहाँ है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। तो पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वेरी वेरी मोस्ट में। तो ये किसान जो है ये क्या कह रहा है कि साहब जो अनाज उगेगा, गेहूं मंडी में बिकेगा, उसके बाद उसको आटे में बदल दिया जाएगा, उसके बाद उससे क्या बन जाएंगे, डबल रोटी बन जाएंगे और बिस्कुट बन जाएंगे। बिस्कुट को जब मैं बच्चा था तो मुझे बिस्टूक बोलने में बहुत मजा आता था। मैं दुकान वाले को भी ये बोलता था, भैया एक बिस्टूक का पैकेट देना। क्या बिस्कुट होता है? मैंने कहा नहीं, बिस्टूक। अब मुझे भी पता था बिस्कुट होता है, लेकिन मुझे बिस्टूक बोलने में बहुत मजा आता था। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती है? जो कि प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से और उनके निष्कर्षण से, जैसे कृषि हो गया, मत्स्यन है और संग्रहण। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से है, जैसे इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, इन क्रियाओं के उदाहरण है। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है वो पूरी तरह से एक तरह से खेती से संबंधित, नेचर से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित। उत्पादन और निष्कर्षण, इसका मतलब होता है निष्कर्षण का बाहर निकालने से संबंधित है। तो जैसे मछली पकड़ना हो गया, खेती करना है, इनका संग्रहण करना, कच्चे माल से संबंधित, ये जो सब चीजें हैं डायरेक्ट नेचर से हम कोई चीज प्राप्त करते हैं। खेती हो गया, मत्स्यन, जो ये चीजें आती है प्राथमिक क्रियाओं में। द्वितीयक क्रियाओं के अंदर होती है कि जो भी जैसे कच्चा माल हमें प्राप्त होता है, जो भी प्राथमिक क्रियाओं की नेक्स्ट अवस्था, अब हम उसका उद्योगों के रूप में कोई काम कर रहे हैं। अब जैसे ये डबल रोटी बनाना, खेती करना प्राथमिक क्रिया है, लेकिन उसी अनाज के होने के बाद में जब हम एक उद्योग के रूप में कार्य करते हैं, उससे हमने क्या बना ली, डबल रोटी। जैसे मान लीजिए ये फसल उगाना, कोई फसल उगाई कपास की, और वो तो किस में आ जाएगा, प्राथमिक क्रियाओं में। लेकिन उस कपास के होने के बाद में हमने उससे क्या बुना, कपड़ा बुना, ये आता है द्वितीयक क्रियाओं में। तो जो सेकेंडरी क्रिया है उनमें मुख्य रूप से उद्योगों से संबंधित है। और तीसरा आता है सेवा क्षेत्र। तो जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सब चीजें किसके हैं, तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसल, फल, सब्जियां, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा, जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। तो फसल वहीं उगेगी जहां उसके लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं होगी। कौन सी भौगोलिक दशाएं? अच्छी मृदा होनी चाहिए। अब जो जैसी मृदा होगी उसके अकॉर्डिंग वैसी फसल होगी। कपास है, वो आप ऐसा तो नहीं कि जहां मन आए वहां कपास उगा दिया। भाई कपास वहीं उगेगा जहां उसके अकॉर्डिंग मृदा है। बाजरा वहीं उगेगा जहां उसके अकॉर्डिंग मृदा है। तो कोई पर्टिकुलर फसल भी वहीं होती है जहां उसके उपयुक्त भौगोलिक अवस्थाएं हैं। जलवायु कैसी है, स्थलाकृति कैसी है। तो शब्द उत्पत्ति क्या है? एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ होता है कृषि करना।
यानी मृदा में कृषि करना, तो ये होता है एग्रीकल्चर। तो लैटिन शब्दों से मिला है एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा होता है, और कल्चर का अर्थ होता है कृषि करना। अब ये देखिए, जहां जहां कृषि हो सकती है उन क्षेत्रों को बताया गया है इसमें। भारत तो पूरा ही बताया गया है, ये देखिए। और या फिर बाकी ये जैसे इस तरफ के भाग हो गए, या ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये वाले भाग हैं, या अफ्रीका के हैं जहाँ खेती हो सकती है, कृषि हो सकती है। ये दक्षिणी अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में देखिए अच्छा खासा क्षेत्र है, यहाँ पे पूरा यूरोप महाद्वीप है। तो ये सब वो क्षेत्र हैं जो कृषिगत भूमि है, जहाँ खेती हो सकती है। क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, एग्री, शेरी, पीसी, बीटी और होटी, तो इनके मतलब क्या होते हैं? तो एग्रीकल्चर मृदा की जुताई करना, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। तो ये तो है एग्रीकल्चर, जिसमें कृषि करना। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम का उत्पादन। और पीसी कल्चर क्या होता है? मछली का उत्पादन, विशेष रूप से जो निर्मित तालाब और पोखर होते हैं। विटीकल्चर क्या होता है? अंगूरों की खेती। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है? उद्यान कृषि। तो वाणिज्यिक उद्योगों के लिए सब्जियां, फल फूल और इनको उगाना, तो ये होता है हॉर्टिकल्चर। तो कल्चर का देखिए अब क्या मतलब है, खेती करने से जो कल्चर का मतलब क्या होता है? तो कल्चर का मतलब हो गया खेती करना। किसकी खेती? मछली की, रेशम के कीटों की, अंगूरों की, और जो वाणिज्यिक सब्जियां जैसे वाणिज्यिक उपयोग के लिए, बेचने के लिए, व्यापार के प्रयोजन से, तो सब्जियां, फल फूल ये सब उगाना, उसको उद्यान कृषि कहते हैं। तो ये सब इनके मतलब निकलते हैं। तो कल्चर का मतलब होता है खेती करना, कृषि करना, खेती से संबंधित। और कौन सी खेती? तो फिर ये इन सब की खेती। फिर आता है कृषि तंत्र। कृषि तंत्र क्या होता है? कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश होते हैं बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक। तो इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या क्या हैं? जैसे आपको इसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी? तो जैसे बीज है, उर्वरक है, मशीनरी है, श्रमिक है, जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई, इसकी जो है प्रमुख संक्रियाएं है। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत जो है फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। तो अब ये क्या क्या है इसमें? तो जैसे निवेश किस चीज का है? देखिए, निवेश, ये निर्गत निवेश को हम कहते हैं इनपुट, प्रक्रम को कहते हैं प्रोसेस, निर्गत को कहते हैं आउटपुट। तो इनपुट किस किस चीज का है खेती में? ये मशीनरी का होता है, बीज का होता है, रसायन का है, फिर ये जुताई, बुआई, छिड़काव। तो ये तो क्या है सारा? ये इनपुट है। और ये जो अब ये जुताई, बुआई, छिड़काव वगैरह है, तो ये क्या है? इसमें ये जो है प्रक्रम, इसके अंतर्गत प्रोसेस। और फिर उसके अंतर्गत फिर बाद में आउटपुट क्या आता है? जैसे फसल वगैरह है, और बाकी भी इसके साथ में जैसे ऊन वगैरह है, डेयरी है, ये सब चीजें इसी चीज की आउटपुट है। तो भौतिक और मानवीय कृषि निवेश में, मानवीय निवेश क्या क्या होता है? उसको भंडारण करना, श्रम, मशीनरी, रसायन। भौतिक निवेश जैसे वर्षा है, मृदा, ये तापमान, सूर्य प्रकाश, ये चीजें आती है भौतिक निवेश में। तो तीन चीजें ध्यान रखनी है आपको, इनपुट, और फिर प्रक्रम यानी प्रोसेस, फिर आउटपुट। ये सब चीजें इनपुट है। ये चल रहा है प्रोसेस के रूप में, कि जो कुछ क्रियाएं साथ में की जाती है, प्रक्रियाएं। और फिर इसके बाद में क्या होता है? फसल। अब आता है कृषि के प्रकार। हिंदी में देखिए कई वर्ड ऐसे आ जाते हैं बिल्कुल एज इट इज, ये देखते हैं कि इंग्लिश में हिंदी में क्या है।
तो वो कई बार बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी लिखते समय सही भाव नहीं आ पाता, इसलिए अच्छे अनुवादक होना जरूरी है इन किताबों में। नहीं तो यूपीएससी के अंदर जैसे आईएएस के एग्जाम में प्री के प्रश्न पूछते थे, वो प्री के प्रश्न ऐसे ऐसे होते थे, मतलब इंग्लिश के अंदर कुछ और ही लिख रखा है, हिंदी के अंदर ऐसा अनुवाद है कि आदमी सर पटक पटक के मर जाए, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा। अगर इसको इंग्लिश नहीं आती तो वो समझ ही नहीं पाएगा ये हिंदी अनुवाद इस क्वेश्चन का है क्या। तो कई बार यहां भी ऐसी स्थिति हो जाती है। कृषि के प्रकार, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत होती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक। यह जैविक कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों में जो है ये रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद या प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। यह जैविक कृषि है। और आजकल जैविक सब्जियां वगैरह सब आती है, यानी उनके लिए रासायनिक खादगार इनका प्रयोग नहीं होकर जैविक खाद, जैसे मान लीजिए गोबर खाद है उसका प्रयोग किया जाएगा। ये प्राकृतिक पीड़कनाशी, जैसे मान लीजिए नीम की पत्तियां हैं तो उनसे कुछ इस तरह का मटेरियल बनाया जाता है ताकि उससे जो है कि कीड़े वगैरह जो फसलों में लग जाते हैं वो कीड़े नहीं लगे। वो नीम की पत्तियों से बना करके उसका जो है इन पौधों पे किया जाता है छिड़काव, जड़ों में ऊपर छिड़काव। तो वो क्या होते हैं? प्राकृतिक पीड़कनाशी। तो वो चीजें नुकसान नहीं करती। निर्वाह कृषि क्या होता है? निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए। यहां पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता, अपना परिवार का पालन हो जाए, पेट पालन हो जाए, यह सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए, निर्वाह कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपने परिवार का पेट पालन करना, अपनी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा जो अति आधुनिक जो यंत्र होते हैं कोई इस तरह का प्रयोग नहीं होता। एक सामान्य रूप से बेसिक जो चली आ रही है चीजें उन्हीं का ही प्रयोग होता है, उसी प्रकार की वही चीजें हैं। और जो परिवार के लोग ही हैं वही मिलजुल करके अपना खेती कर लेते हैं। अब इसको दो भागों में बांटा है। पहला है गहन निर्वाह। किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। तो अधिक धूप वाले दिनों के अंदर जो अच्छी जलवायु हो, उर्वर मृदा हो, अच्छी मृदा हो, तो उसमें एक वर्ष में एक से ज्यादा फसलें भी उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में होती है। तो निर्वाह कृषि देखिए, गहन निर्वाह कृषि जो है ये मुख्य रूप से आपको मानसूनी प्रदेशों वालों के अंदर ही मिलेगी। आदिम निर्वाह कृषि जो होती है स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। तो जैसे कई आदिवासी हो सकते हैं, ये आदिवासी क्या जो इस थोड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले होते हैं, एक स्थान पर नहीं टिकते, आज यहाँ है, कल यहाँ है, परसों किसी और स्थान पे है। या खेती करते हैं तो एक जगह से किसी जैसे जो जंगल है उसको जला के वहां खेती कर ली, फिर कुछ टाइम बाद में जब भूमि उपजाऊ नहीं रही उसकी जगह किसी और स्थान पर खेती कर ली। तो वो जो चीज आती है वो आदिम निर्वाह कृषि में आती है। अब इसके अंदर क्या है? स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था अभी स्थानांतरित कृषि में, स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो पहले उस स्थान को साफ किया जाता है, जो स्थान है आग वगैरह लगा के उसको साफ कर लेते हैं, फिर वहां खेती करते हैं, फिर वो अनउपजाऊ हो जाती है भूमि, फिर कहीं और चले जाते हैं। ये कर्तन, दहन, ये सब आपके पहले वर्ड आ चुके हैं, कोई नए वर्ड नहीं है आपके लिए। तो स्थानांतरित कृषि कहां का है? अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका,
दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तर पूर्वी भारत। और वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ करते हैं, राख को मृदा में मिलाते हैं और फिर ऐसी फसलों को उगाया जाता है। स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। झुमिंग कृषि, मिल्पा कृषि, रोका और लदांग, यह सब है स्थानांतरित कृषि ही। उत्तर पूर्वी भारत में इसको झुमिंग कृषि कहते हैं, यह नाम आपने सुना होगा, ये तीनों नहीं सुने होंगे। मैक्सिको में होती है मिल्पा, ये स्थानांतरित कृषि, अपने यहाँ झुमिंग कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, ब्राजील में रोका कहते हैं और मलेशिया में लदांग कहते हैं। अब आता है चलवासी पशुचारण। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया फलस्वरूप उत्पन्न होती है। पशु चारक मुख्य रूप से भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरियां पालते हैं। यह पशु चारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध करवाते हैं। तो ये क्या होता है चलवासी पशुचारण में? आप कभी भी देख लेना, आपको जैसे ऊंटों का जो पूरा झुंड है वो दिख जाएगा, या गायें वगैरह है या भेड़ बकरियां हैं, तो इनके झुंड आपको दिख जाएंगे। आज इस स्थान पे खेती है, आज उधर वो गया हुआ है, आज उस स्थान पे गया हुआ है। 15-20 दिन के लिए यहाँ पशु जो है उनको पशु आकर यहाँ जो है वो लगे चरने। 1 महीने बाद किसी और स्थान पर चले गए, 2 महीने बाद फिर किसी स्थान पर चले गए। तो इस तरह से जो है चलते रहते हैं। और मुख्यतः कौन से पशु चारक होंगे जिनसे कुछ लाभ मिलेगा? अब कोई ऐसा ही थोड़ी है कि मेरा मन कर रहा है आज मैं इधर चराऊंगा, आज मैं इधर चराऊंगा। जब उनसे कोई लाभ नहीं मिलता तो कोई जाकर के आदमी उनके पीछे चराने के लिए नहीं जाएगा। भेड़ से ऊन प्राप्त हो जाएगी, ऊंट जो है, ये मवेशी जो जैसे गाय भैंस वगैरह, ये मवेशी आ गए, याक आ गए, ये बकरियां हैं। मांस, ऊन, खाल, दूध, अन्य उत्पादों के लिए। ये ऊंट वगैरह जो है, इनके आपको जैसलमेर, बाड़मेर साइड के अंदर ऊंटों के ऐसे झुंड बहुत दिख जाएंगे, बहुत ज्यादा है इधर। 200, 250 ऊंटों के झुंड आपको दिख जाएंगे एक साथ। वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग होता है। अधिकांश कार्य मशीनों से होता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या होता है? यह फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है, जैसे गेहूं और मक्का। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है। और वर्धन काल मतलब वो फसलों के बढ़ने हुए, इन्होंने कहां से ये वर्ड कैसे उठाए हैं ये राम ही जाने। इनकी जगह बहुत अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल यहां हो सकता था। तो ये इसमें और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। तो ये हो गया। वर्धन काल से मतलब होता है जैसे फसलें वगैरह बढ़ती है, उनकी जो ग्रोथ होती है, उससे मतलब है यहां से। ट्रांसलेट कई वर्ड का तो इतना खतरनाक है इसमें। कोई एक अच्छा अनुवादक तो निश्चित रूप से नहीं रहा होगा जिसने भी एनसीईआरटी का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। तो मिश्रित कृषि जो है, इसका क्या उपयोग होता है मुख्य रूप से? मिश्रित कृषि भोजन व चारे की फसलें और पशुपालन। अब ये देखिए, यह सैकड़ों बार पूछा गया प्रश्न है कि मिश्रित कृषि में क्या होता है। अब वो कई बार फसलों के नाम मिक्स करके दे देता है, गन्ना और गेहूं का एक साथ कृषि, ऐसे खतरनाक लुभावने ऑप्शन देता है। मिश्रित कृषि का मतलब कोई 2 फसलों का एक साथ नहीं है। मिश्रित कृषि का मतलब होता है पशुपालन और कृषि, इसको हम कहते हैं मिश्रित कृषि। पशुपालन भी महत्वपूर्ण व्यवसाय और साथ में खेती भी, ये दोनों चीजें वो होती है मिश्रित कृषि। कोई 2 फसलों को एक साथ मिला करके मिश्रित कृषि मत कर देना,
ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये RS प्री के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है कई बार, और हर एग्ज़ाम में आता ही है। यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। हालांकि मुझे पता है ये देशों के नाम आपको कोई से भी इसमें याद नहीं हो रहे हैं, और ना ये याद आपको इतने होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि नॉर्मली देखिए कृषि अब आपको मैप में दिखाया था, मैप से याद कीजिए। सामान्यतः कृषि लगभग आपको हर जगह मिलेगी। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी मिल जाएगी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिल जाएगी, भारत के अंदर है ही, एशिया महाद्वीप में भी इधर भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया है उधर का भाग, पूरे यूरोप में आपको खेती वगैरह के लिए मिल जाएगा। अब ये जैसे वाणिज्यिक अनाज कृषि है, उत्तर अमेरिका के अंदर है, यूरोप है, एशिया है। अभी आ तो गए, फिर बचा क्या? तो ऐसे ऊपर ऊपर वाले महाद्वीप आ गए इसमें। मिश्रित कृषि के अंदर तो अब इसमें USA आ गया, संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप आ गया पूरा, अर्जेंटीना है ये दक्षिणी अमेरिका का देश है, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, दक्षिण अफ्रीका आ गया। तो ये चीजें हैं इसमें। फिर आता है रोपण कृषि। यह वाणिज्य कृषि का ही एक प्रकार है। यहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला तथा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। तो ये चीजें क्या होती है, इनको आसपास से मतलब इनका जो उत्पादन होने के बाद अब इसका शुद्ध रूप में या जिस तरह से फसलों को अलग से इसमें जो किया जाता है, तो या तो खेतों पर ही किया जाएगा, मशीनें वगैरह वहीं लगी होगी खेतों में, या उसके कारखाने इनके निश्चित रूप से पास में होंगे। क्योंकि इसमें जो जो ये जाल है परिवहन का, ये अच्छा खासा चाहिए इसमें लाने ले जाने के उस उद्देश्य से। रोपण कृषि में मुख्यतः विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में आते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय। तो अब ये बिल्कुल अलग से मेंशन है कि मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा और भारत और श्रीलंका में चाय। तो ये चीज ध्यान रखना। और क्या क्या है, चाय, कॉफी, काजू, रबड़, केला, ये या फिर कपास, ये सब चीजें। अब इसके बाद में आता है मुख्य फसल। बढ़ती हुई जनसंख्या को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाते हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। अब जैसे उद्योग है तो उसके लिए भी तो कच्चा माल चाहिए ना। जैसे हमने कहा था जो द्वितीयक क्रियाएं, या जिनको कह सकते हो द्वितीयक व्यवसाय, प्राथमिक क्रियाएं या प्राथमिक व्यवसाय, तो पूरी तरह कृषि पर आधारित वगैरह है, वो सब कृषि पर आधारित वाली आएगी प्राथमिक में। अब जो आगे उद्योगों से संबंधित है तो उसके लिए भी तो हमें क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। अगर ब्रेड रोटी भी बनानी है तो आएगी किससे, उसी गेहूं से, कणक से। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें, और चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं पीने के लिए। चावल यह विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। तो चावल बहुत खाते हैं लोग उष्ण कटिबंधीय में। आप पूरा दक्षिण भारत की तरफ चले जाइए, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उधर चले जाइए, तो चावल लोग खूब खाते हैं। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता है। अब भारत की जो स्थिति है तो लगभग आधा भारत तो उष्ण इसी में आता है, उष्ण कटिबंध में। भाई 23.5 डिग्री जो है वो क्या है, कर्क रेखा। अब 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के लगभग बीच में से निकलती है यूं, इस प्रकार से। ये पूरा आधा भारत नीचे है यूं, ये गुजरात से, राजस्थान से, ये MP इधर होते हुए यूं। तो ये तो पूरा क्षेत्र उष्ण कटिबंध में आ गया। और चूंकि आसपास, और ये ऊपर वाला आ जाएगा किसमें, उपोष्ण में। तो आसपास का ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये इधर बिहार, ये इधर का क्षेत्र भी। तो इधर क्या है, जो धूप भी तेज होती है, प्लस क्या चाहिए, जो ये होता है तापमान,
ये भी तेज होता है। और अधिक आर्द्रता चाहिए। जब समुद्र के किनारे जो होंगे, समुद्र जहां पास में होगा, तो निश्चित रूप से उनके आसपास के क्षेत्रों में आर्द्रता पाई जाएगी। और समुद्र के किनारे जो भाग होते हैं, वर्षा भी वहां होती रहती है। तो सारी भौगोलिक स्थिति चाहिए। अब कोई बाड़मेर के अंदर गर्मी तो बहुत पड़ती है, कोई कहते साहब तापमान तो बाड़मेर में भी बहुत है, यहां मैं उगाऊंगा, चावल उगाऊंगा मैं, फिर उस चावल की मैं खीर बनाऊंगा, तो वो चावल कैसे उगेगा और कब उगेगा वो तो फिर आप ही जानो। कोई चीज आप अगर जबरदस्ती उगाना ही चाहो, कई चीजों का प्रयोग करके उगा सकते हो, लेकिन जो चीज जहां जैसी लगती है, जिस वातावरण में आसानी से लगती है, वैसी तो नहीं लग सकती। अब सेब एक तो ऊपर लगते हैं, ये शिमला इधर जो जम्मू कश्मीर उस साइड में एप्पल के जो सेब के बाग होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सेब यहां हो ही नहीं सकता, कोई यहां भी सेब लगाना चाहिए, होते ही हैं, लोग लगाते हैं बाग सेब के। लेकिन जो वहां बात है, जितना आसानी से वहां लग सकते हैं, वो चीज हर जगह सक्सेस नहीं होती। तो यही चीज है, ये सारी चीजें चाहिए। फसल चिका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, तो पानी उसमें भरा रहता है, जलोढ़ मृदा होती है चिका युक्त, तो इसमें क्या है, ये जल्द नीचे बैठता नहीं है, ये सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। तो चीन से याद कर लेना, चींचा चींचा, चीन में क्या होता है, चावल होता है चींचा। इसके बाद क्रमशः भारत में, यानी 1 नंबर चीन का, दूसरा भारत का, तीसरा जापान का, चौथा श्रीलंका का, 5वां मिस्र का। हालांकि स्थान बदलते रहते हैं, कोई फिक्स नहीं रहते, ये लगभग चीन वीन के तो फिक्स से ही रहते हैं, लेकिन फिर भी इन चीजों में चेंज हो सकता है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। अब ये देखिए, ये लोग चावल की खेती कर रहे हैं, तो इनमें देखिए ये जो इन्होंने क्यारियां बना रखी है, इनमें पानी भरा हुआ है। और साउथ की जो मूवी है, साउथ की मूवीज के अंदर भी जब आप देखेंगे तो खेती का दृश्य, आप चूंकि साउथ की मूवी में निश्चित रूप से वो एक ही फसल मेनली उनके वही उगती है, चावल। तो चावल जब आप वहां उगते हुए दिखेंगे तो देखेंगे उनमें पानी भरा होता है क्यारियों में। आप कभी भी साउथ की मूवी देखते हो तो सिर्फ उनमें यही मत देखा करो कि कैसे हीरो 20-20 जनों को मारता है। ये हो गया गेहूं। गेहूं के वर्धन काल में, यानी गेहूं की जो ग्रोथ है, मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा और शस्य कर्तन मतलब फसल की कटाई के समय तेज धूप की जरूरत होती है। यह ना क्या हो रहा है, गेहूं का शस्य कर्तन, यानी ये कटाई चल रही है। ये अब शस्य कर्तन वर्ड इन्होंने इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद किया है, ये यानी फसल की कटाई, उस समय तेज धूप की जरूरत पड़ती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं यूएसए में, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगता है। जब शीत ऋतु आएगी उसमें गेहूं उगाया जाएगा। तो गेहूं के लिए कौन से कंट्री महत्वपूर्ण है, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा है, तो जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है वो तो हो ही गया फिर एक तरह से पूरा, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हो गया अर्जेंटीना, एशिया महाद्वीप का कौन सा हो गया, रूस, और फिर और ये यूक्रेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और भारत। मिलेट क्या होता है, ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है, कम उपजाऊ और बलुई मृदा। आपनो राजस्थान जिंदाबाद। अपने यहाँ कौन सी फसल होती है, ये वाली ज्यादातर जो होती है। अब गेहूं भी ऐसे होता ही है, लेकिन मेनली जब भी राजस्थान का नाम आता है तो मुझे तो बाजरा ही दिखता है, मेरे दिमाग में ही बाजरा छपा हुआ है, मुझे बाजरा ही बाजरा दिखता है हर जगह। मेनली राजस्थान के अंदर बालू मिट्टी धोरे यही नजर आते हैं आपको। अब ऐसा थोड़ी है दूसरी फसलें नहीं होती, गेहूं भी होता ही है। राजस्थान के जो उत्तरी जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, सब ज्यादा गेहूं होता है वहां, यहां स्टेट के अंदर राजस्थान में। तो ये मोटे अनाज के रूप में जानी जाती है मिलेट जो है। इसके लिए कम उपजाऊ मिट्टी हो तो भी चलेगी, बलुई मृदा में भी उग जाएगी। इसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक हैं। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है।
मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रशिया, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। कहां? यहां पर, जैसे अमेरिका, ब्राजील, चीन, रशिया, तो ब्राजील का नाम ध्यान में रखिएगा, ब्राजील का विशेष तौर से अब आया है मक्का में। मैक्सिको में भी मक्का होता है। बाकी तो ये फिर है ही कंट्री। भारत में तो अब तक सारी फसलें हो रही हैं। मक्के को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है और विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा चाहिए, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। किसके लिए? कपास के लिए। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, यूएसए, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र कपास के जो हैं वो अग्रणी उत्पादक हैं। अब पाकिस्तान का नाम भी आ गया, तो यहां भी एक कपास उगता है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। सूती वस्त्र उद्योग, जो वस्त्र बनेंगे किससे, तो उसके लिए मेनली कपास की आवश्यकता होती है। तो कपास के लिए ये तो भौगोलिक दशाएं हैं। और काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। कंट्री कौन से हैं? यूएसए है, चाइना है, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र मुख्य रूप से। अब आता है रोचक तथ्य। कॉफी के पौधे की खोज किसने की? लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी, जो कि बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों से देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी सदा हरित पौधे की फलियों को चखकर देखा, जिनसे उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। तो किसकी खोज हुई? कॉफी के पौधे की। मतलब कॉफी पीने से क्या आती है? एनर्जी आती है। तो बकरियां कूदती रहती थी खा के। फिर जब इसने खाया तो सारे दिन ये भी क्या करता था? फिर कूदता रहता था। ये एक तरफ बकरियां भी कूद रही है, ये भी कूद रहा है। फिर आता है पटसन। इसको सुनहरा रेशा भी कहते हैं। अब यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया होगा, सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? यह जलोढ़, और यह पटसन का मतलब यह जूट है, जिसको जूट आप कहते हो, जलोढ़ मृदा में होता है। इसके उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है। भारत और बांग्लादेश। अब बांग्लादेश का भी नाम आ गया, किसमें? जूट के लिए। फिर आता है कॉफी। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक का ध्यान रखिएगा। ब्राजील में होता है कॉफी या जो कहवा। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। इसके बाद में आता है चाय। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो ये चाय है, ये असम वगैरह इस साइड में, पश्चिम बंगाल रही चाय बहुत होती है। भारत की बात करें तो। अब आता है कृषि का विकास। तो और चाय के लिए देखिए, ये जो पत्तियां हैं यही होती है, और यही आगे से आगे इसी का ही जो है वो एक रूप जो हमारे सामने है, वो ब्लैक दाने वाली जो चाय है वो सब यही होती है। वो अभी हरी पत्तियां दिख रही है। ये बाद में जैसे जैसे समय निकलेगा इसको ये करेंगे चेंज, तो ये करते करते लास्ट में वो जो ब्लैक दाने से होते हैं चाय के, तो वो हो जाता है। कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग के द्वारा। तो कृषि का विकास कैसे हो, तो क्या क्या हो सकता है उसके लिए? बोए गए क्षेत्र का विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाएं बढ़ा करके, उर्वरक, अच्छी उपज देने वाले बीज का प्रयोग, कृषि का मशीनीकरण। तो ये सब चीजें हैं।
और भारत में जो हरित क्रांति थी, आप देख रहे हैं उसके बाद में कितना अनाज होता है, मुख्य रूप से गेहूं से संबंधित। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश गहन कृषि करते हैं। यहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्य कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। आओ हम दो फर्मों, एक भारत और दूसरा यूएसए के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है भारत का एक फार्म। उत्तर भारत के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है, मुन्नालाल। इस गांव का एक छोटा सा किसान है। अब जैसे मान लो ये मुन्नालाल है। मुन्नालाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है, खेत है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है। वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। तो अब ये चीजें आपको गांव का, कोई भी आप में से गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये दृश्य आपको अपने खेतों में दिख जाएंगे। जिनके पास में इतने साधन नहीं होते ट्रैक्टर वगैरह, या भाड़े पर भी जो ट्रैक्टर नहीं ले सकते, वो फिर उनके लिए बैल ही जो है उनके सच्चे साथी हैं। जो आपने मुंशी जो थे, मुंशी प्रेमचंद, तो उनकी 2 बैलों से संबंधित कहानी है। कितनी शानदार कहानी थी वो। तो ये सब, एक तो ये है भारत के एक फार्म का उदाहरण, खेत का उदाहरण। समीप के खेत में एक नलकूप है, जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। और मुन्नालाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी है। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहां का एक सदस्य भी है। फिर ये जैसे मान लो उसको चारे के प्रकार के बारे में, पशुधन के स्वास्थ्य सुरक्षात्मक उपाय, कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह देते हैं। उसके परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। अच्छी बीज वाले चीजें मिल जाती है। औजारों को खरीदने के लिए ऋण ले सकता है। निकट के शहर में वो अपने अनाज को, अब जो भी उत्पाद है उनको मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल ना होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। तो हाल ही के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के जो है उसके लिए भी कुछ कदम उठाए हैं। तो ये जो कई कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वहाँ क्या होता है, ये अनाज खराब नहीं होता। कुछ और भी जैसे होते हैं प्रोडक्ट जो जल्दी खराब होने वाले होते हैं, तो वो कई दिनों तक जो है वो सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बाद में आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म। तो ये देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा है। लगभग 250 हेक्टेयर का होता है। किसान सामान्यतः फार्म में ही रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहां उगाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। यूएसए के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरेन के पास, ये नाम है उसका, जो होरेन, 300 हेक्टेयर भूमि है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वो आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं है। ये परिणाम जो होरेन को वैज्ञानिक उर्वर कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। मतलब आप एक तरह से ये देख लीजिए कि भारत के खेत की तुलना अमेरिका के खेत से की जा रही है। तुलनात्मक रूप से अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का एक किसान जो होता है वो एक आधुनिक किसान है। हालांकि अब तो यहाँ भी जो विकसित क्षेत्र हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, या चाहे यहाँ की बात भी करें राजस्थान की, तो अब तो काफ़ी जो खेती है उसका मशीनीकरण हो गया, काफ़ी सुविधाएं होगी। लेकिन अभी भी बहुत सारे किसान इन आधुनिकताओं से जुड़ने में सक्षम नहीं है और ना ही उनके पास उतनी भूमि है। तो यहाँ के किसान में और वहाँ के किसान में काफ़ी डिफरेंस है। वहाँ का किसान ये सभी जितनी सुख सुविधाएं हो सकती है वो बड़ा उस चीज़ में कि जो बीज वगैरह है वो जांच के लिए भेजता रहता है कि कितने पोषक तत्व इसमें है या नहीं है।
तो अब ये फार्म देख लीजिए, ये भारत का खेत है, ये तो सीन आपने हज़ारों बार घर से बाहर निकलते हैं तो ये तो आपको चीज़ें दिखती है। और ये कहाँ का है? यूएसए का एक फार्म है, ये बीच में घर वगैरह बने हुए हैं, वहाँ रहता है वो। उसका कंप्यूटर जो है वो उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। तो इतनी टेक्नोलॉजी है उनके पास में। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीनों, समतलक बराबर करने के लिए भूमि, संयुक्त हार्वेस्टर, थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। और अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं तथा बाजार अभिकरणों, मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान की तरह। यह सबसे बड़ा डिफरेंस है। हालांकि भारत के किसान भी काफी और हैं, लेकिन देखिए अब वो जिनके पास पैसा है, बहुत ज्यादा भूमि है, उनकी स्थिति अलग है। अब एक पंजाब हरियाणा का रहने वाला किसान हो, उसकी तुलना आप किसी बाड़मेर के किसान से नहीं कर सकते। कैसा? आप देखो, बाड़मेर का किसान और पंजाब हरियाणा का किसान, उनको एक ही सुख सुविधा है क्या? रात दिन का डिफरेंस होगा उनमें। पंजाब हरियाणा के किसानों के घर के अंदर आपको बोलेरो दिख जाएगी, आपको उनके स्कॉर्पियो दिख जाएगी, मर्सिडीज दिख जाएगी, ऑडी तक दिख जाएगी। जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं उनके घर ये चीजें सब देखी है मैंने। ऐसी कोई जगह नहीं है, मैं यहाँ कोई गया नहीं हूँ या मैं किसी को जानता नहीं हूँ। बहुत सारे नॉन है, जानकार हैं पंजाब हरियाणा में, है तो किसान, लेकिन उनके पास सुविधाएं जो है वो बोलेरो, मर्सिडीज, नौकरी फेल है सारी। मतलब कोई फर्स्ट ग्रेड है, कोई सेकंड ग्रेड रीट, यहाँ अपने राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, वहां उनके पास इतनी जमीनें हैं, सिंचाई की इतनी सुविधाएं हैं। अब वो एक ही चीज गलत होगी, वो है नशा। मतलब वहां जो बॉर्डर एरिया है पूरा, नशा बहुत ज्यादा फैल रहा है उधर। वो जो चीज है उसने नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाया है वहां के युवाओं को। बाकी अगर आप इस तरह से देखें कि एक आधुनिक मशीनीकरण जिस तरह से वहां सुख सुविधाओं का है, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी वहां। तो ये एक मेन डिफरेंस है भारतीय फार्म में और अमेरिका के फार्म में। उद्यान कृषि का अर्थ क्या होता है? तो क्या है? फलों और सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है? क्या होता है सुनहरा रेशा? यह पटसन हो जाएगा। कॉफी का प्रमुख उत्पादक है। अब ऐसे तो यह भारत में भी होती है कॉफी, तो सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील। तो अब कोई भारत इसमें गलत नहीं है, लेकिन ये जब पूछ ही एक रहा है तो फिर एक में तो फिर ब्राजील ही होगा। तो ये वाला चैप्टर भी जो है ये आपका कंप्लीट होता है। बहुत शानदार चैप्टर है, कितने अच्छे अच्छे चैप्टर हैं। काफी बड़े चैप्टर हैं इसमें। 8th में चैप्टर तो 6 ही हैं, लेकिन ये बड़े बड़े हैं। तो ये वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आगे और हम अब 2 चैप्टर आपके और बचे हैं 8th की ज्योग्राफी के, 5th नंबर और 6th नंबर। तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे।